प्रदेश में 8 और 9 तारीख के लिए मौसम विभाग की तरफ से आंधी, तेज और बारिश साथ ही बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यात्रा सीजन के मद्देनजर इस अलर्ट को काफी गंभीरता से लिया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि जो भी इन 2 दिनों में पहाड़ों का रुख करेगा उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के तेज आंधी, तूफान और बारिश के पूर्वानुमान के चलते हरिद्वार के डीएम ने कल जनपद के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अलावा जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीएम ने कहा कि जो विद्यालय आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मौसम विभाग द्वारा एवं अन्य जो बहुत सी हमारी वेदर साइट्स हैं उनके अनुसार कल यानी कि 8 मई को बहुत तेज आंधी कुछ जगह हरिद्वार जनपद में चल सकती है। 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी इसकी स्पीड हो सकती है। ऐसी दशा में कल यानी कि 8 मई को जनपद के सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स कक्षा 12 तक एवं समस्त आंगनबाड़ियों को मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बंद करने के आदेश देता हूं। विशेष रूप से अनुरोध है उन स्कूल से जो कि इन चेतावनियों को नहीं मानते हैं, आदेशों को नहीं मानते हैं, कि उनके विरुद्ध गंभीर इस बार कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम ने विभागीय अधिकारियों के पेच कसे और कहा कि पीएम मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर अधिकारी फोकस करें। प्रदेश के जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है वहां भी विद्युतीकरण का काम समय पर पूरा करें। साथ ही सीएम ने 4 धाम यात्रा के मद्देनजर बिजली कटौती में कमी लाने और बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीमों को जीरो टॉलरेंस के फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश दिए। तो प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के जो प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण, तो क्योंकि गांव तक हम बिजली पहुंचा चुके हैं, अगला लक्ष्य है तोकों तक जाने का। तो जो 4758 हमारे तोक हैं जहां के काम सारे अवॉर्डेड हैं, केंद्र सरकार से हमको धनराशि प्राप्त हो चुकी है, उसका लक्ष्य दिसंबर 2018 रखा है कि उन सारे हमारे तोकों तक बिजली पहुंच सके। इसके अलावा जो सौभाग्य योजना है जहां हम लोग विद्युत कनेक्शंस दे रहे हैं, उसका भी लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2018। तो करीब 3,17,000 कनेक्शंस हैं जो देने हैं। अब तक ऊर्जा विभाग ने करीब 55,000 कनेक्शंस दे दिए हैं। तो अब टारगेट है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोग इसको मंथली और वीकली टारगेट्स भी बना लें। तो वीसी पे आज हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी थे वो भी वीसी पे थे, तो इसको हम लोग बना करके जल्द से जल्द इसका क्रियान्वयन करेंगे। बीते 6 मई को NH 74 पर बने टोल प्लाजा पर सत्ता की हनक दिखाते हुए टोल प्लाजा को जबरन बंद कराने के मामले में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपनी सफाई दी। विधायक का कहना है कि NH 74 सड़क चौड़ीकरण का काम करने वाली गल्फार कंपनी ने अभी तक सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा नहीं किया है, जिस कारण उनके विधानसभा क्षेत्र के 11 लोगों को सड़क दुर्घटना में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं राजकुमार ठुकराल ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ पत्रकार रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। टूल करने में नहीं कोई आरोप नहीं लगाया। सहृदयता के संग प्यार मोहब्बत से सबने हमारे को सहयोग किया और किसी प्रकार की कोई इस टाइप की घटना नहीं जो आपत्तिजनक हो। आप कांग्रेस के लोग हैं तो खाली बैठे हुए ना, कांग्रेस के लोग जो करना चाहे करें, हमें उनकी परवाह नहीं है। लेकिन मैंने व्यापक जनहित का काम किया है। मेरे जनपद में मेरे मुख्यालय पर 11 लोगों की डेथ हो गई तो पूरे जिले में क्या हाल होगा। 5 जगह पर आप सड़क नहीं बना रहे हो, आप सर्विस लाइन नहीं दे रहे हो। बताइए, इंदिरा चौराहे से लेकर और सोपती तक कोई सर्विस लाइन नहीं है, कहां जाएगी पब्लिक। पैदल चलने वाला आदमी, मीडिया के मित्र मेरे खिलाफ रहते हैं, वो एक रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं। मुझे मालूम है कहां से चलता है रिमोट कंट्रोल। 1-2 लोग हैं इस टाइप के जो चलते हैं रिमोट कंट्रोल से, मुझे उनकी भी परवाह नहीं है। देखिए, ये जो कल जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें हमारे द्वारा की जांच की जा रही है। जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे, जो भी उसमें फैक्ट निकल गया है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं,
उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और साथ ही टोल प्लाजा वाले और इनको प्लेटफार्म को भी बता दिया गया, अगर हमको ऐसा कुछ बात लगती रहे उनकी तरफ से कोई तहरीर हमारे पास आती है तो उसमें हम जो भी है जाँच के उपरांत उचित कार्रवाई करेंगे। नैनीताल में जिला योजना की बैठक में पहुंचे प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए फटकार लगाई। दरअसल जिला योजना की बैठक में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और बिजली विभाग के अधिकारियों के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अधिकारी या तो खुद सुधर जाएं या फिर सुधार दिए जाएंगे। स्पष्ट रूप से अधिकारियों से कहा है कि वो देखिए व्यक्तिगत रंजिश न रखें, व्यक्तिगत न लें कि किसी मान्य सदस्य या विधायक ने उनको कहा है तो वो उसको गांठ बना लेता है कि भाई ये तो बहुत, कोई खेतीबाड़ी का झगड़ा नहीं है, विकास को लेकर है, उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हमने पीडब्ल्यूडी या सभी अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई देखिए अगर काम नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं होगी तो इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभी तो हमने समझाने के लिए कहा है, अभी हम प्रेम से कहा है, निवेदन किया है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर की छत को सोने से मड़वाने के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति बैकफुट पर आ गई है। दक्षिण अफ्रीका में वांछित गुप्ता बंधुओं के प्रस्ताव को हरी झंडी देने के बाद अब मंदिर समिति ने गेंद को सरकार के पाले में डाल दिया है। मंदिर समिति ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पूछा कि गुप्ता बंधुओं के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। वहीं इस मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गुदियाल का कहना है कि गुप्ता बंधुओं पर कई आरोप लगे हुए हैं, ऐसे में उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने को लेकर मंदिर समिति में झिझक है और इसका फैसला सरकार को करना चाहिए। हॉट केस बना हुआ है। अब इस दौरान 3-4 दिन से मीडिया के कुछ लोगों द्वारा पता चला कि ये वही गुप्ता बंधु हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं और भारत में भी उनके खिलाफ कुछ जांचें चल रही हैं। तो हमने तटस्थ भाव से जब ये पता चला कि कुछ आर्थिक अपराध के मामले इनके खिलाफ बने हैं और उस पर जांचें चल रही हैं, मैं कल रात को यहाँ आया और मैंने आज ही उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा है, माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा है, उसकी कॉपी सचिव पर्यटन को दी है। मैंने ये लिखा है कि हम चूंकि धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं इसलिए हम डायरेक्ट ईडी से बात करें या किसी से बात करें ये बात की बात है। पहले हम चाहते हैं कि हमारी उत्तराखंड सरकार वहाँ बात करे, भारत सरकार की जांच एजेंसियों से बात करे कि इस प्रकार मंदिर समिति को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, क्या मंदिर समिति उनके डोनेशन को स्वीकार करे कि न करे। चंपावत के बनबसा पहुंचे वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड परिसंपत्तियों का विवाद लगभग सुलझ गया है। सभी विभागीय आपत्तियों को सुलझाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अलकनंदा रिसोर्ट प्रकरण को भी दोनों सरकारों ने सुलझा लिया है। वहीं दूसरी तरफ पंत ने कहकर यह भी बताया कि थराली में जो उपचुनाव है वो बीजेपी जीतेगी। संपत्तियां अब लगभग हमारी बढ़ चुकी हैं और जो विभागीय जो आपत्तियां थी या विभागीय जो डिस्प्यूट्स थे वो भी निराकरण कर लिए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अलकनंदा रिसोर्ट का प्रकरण लंबित था, वो भी हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है। उसके स्थान पर हमने उनको भूमि दे दी है और अलकनंदा रिसोर्ट जो है उत्तराखंड सरकार के कब्जे में आ गया। उसी तरह से जो सिंचाई विभाग से संबंधित भूमि के विवाद हैं और अन्य जो पेंशन इत्यादि के विवाद हैं वो भी सुलझने की स्थिति में आ गए हैं और बहुत बेहतर तरीके से, बहुत गति से हमारी परिसंपत्तियों के बचे हुए प्रकरणों को निस्तारित। चमोली से बड़ी खबर, थराली सीट से मुन्नी देवी के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। बीजेपी के टिकट पर मुन्नी देवी उतर सकती हैं। थराली से मुन्नी देवी ने आज उपचुनाव के लिए खरीदा नामांकन पत्र। 10 मई को थराली में जनसभा के लिए भी मांगी अनुमति। जीत राम के सामने बीजेपी की मुन्नी देवी का नाम लगभग तय। बीजेपी द्वारा थराली उपचुनाव में औपचारिक प्रत्याशी का ऐलान बाकी। प्रभात पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, अब हम ये माने कि मुन्नी देवी का नाम कंफर्म है सीट से? स्थिति निश्चित ही कहा जा सकता है। जिस तरीके से जो है, हालांकि भाजपा ने अभी प्रत्याशी के नाम की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदर खाने जिस तरीके से 10 मई को जो है थराली रामलीला मैदान में जनसभा की अनुमति जो ली गई है मुन्नी देवी के द्वारा और आज नामांकन पत्र खरीदा गया है,
तो ये निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि भाजपा की उम्मीदवार अब मुन्नी देवी हो सकती है इस सीट पर, क्योंकि जिस तरीके से जो 4 दिन पहले गुड्डू लाल को जो है पार्टी में शामिल किया गया है, और उसके अलावा जो बलवीर गुनियाल जो है वाले संगठन में काफी मजबूत पकड़ है, और गोपाल राम टमटा भी, 4 लोग जो है टिकट की दावेदारी में थे। लेकिन अंदर खाने जो है पार्टी ने ये निर्णय बना दिया है कि मुन्नी देवी ही यहाँ से प्रत्याशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक मात्र इस विधानसभा, लेकिन साथ ही प्रभात, फिर ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि कांग्रेस के जीत राम के सामने बीजेपी की मुन्नी देवी अगर कैंडिडेट औपचारिक तौर पर होती हैं, जिसमें हम लगातार ये मान रहे हैं कि वही होंगी, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये वहां की जनता के लिए किसके फेवर में जा सकता है, बीजेपी के या कांग्रेस के? जिस तरीके से हम बात करें तो जीत राम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी जो है काफी कम वोटों से जो है वो हारे हैं, और इस समय भी जो जिस तरीके से जो है एक सर्वे जो हुई है, वो सर्वे जो है बीजेपी को जो है जरूर चौंकाने वाली, जिसके चलते बीजेपी लगातार मंथन करती आ रही है कि आखिर किस तरीके से जो है यहाँ रणनीति बनाई जाए। डॉक्टर धन सिंह रावत जो है डेरा डाले हुए हैं, पौड़ी के विधायक कोहली यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र बजाज डेरा डाले हुए हैं। लगातार पार्टी के कई जो है पदाधिकारी, जिम्मेदार नेता जो है थराली विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है इस सीट पर जीत किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो है पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें या राजस्थान की हम बात करें, जो उपचुनाव है जहां अब पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, तो पार्टी एक तरीके से ये एक संदेश देने की भी कोशिश करेगी कि उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने जा रहा है थराली विधानसभा पर, वहां सब कुछ ठीक ठाक रहे और पार्टी के विपरीत न जाए। तो इसलिए भाजपा जहां कोशिश कर रही, वहीं कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी को यहाँ घोषित कर दिया डॉक्टर जीतराम के रूप में, और जिस तरीके से जीतराम की जो छवि है वो उसके सामने कहीं न कहीं भाजपा भी पसोपेश की स्थिति में है। हालांकि जब चुनाव होंगे, मतदान होगा, मतदाता किसके पक्ष में मतदान करेंगे तो भविष्य के गर्त में, लेकिन कहीं न कहीं ये कांटे की टक्कर जरूर होगी। प्रीति, शुक्रिया प्रभात। वहीं थराली विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर जीत राम के नाम का ऐलान किया। वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी में इस सीट से पूर्व विधायक स्वर्गीय मगन लाल की पत्नी मुन्नी देवी प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं कुछ दिन पहले पार्टी में शामिल हुए गुड्डू लाल ने भी पार्टी में मजबूती के साथ टिकट को लेकर ताल ठोकी है। तो संगठन में पदाधिकारी रहे बलवीर गुनियाल भी टिकट की दौड़ में वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। लेकिन इन सब के बीच जहां पार्टी द्वारा अभी तक किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है, वहीं मुन्नी देवी का नाम सबसे आगे है। केदारनाथ की कपाट खुलते ही इस पर राजनीति तेज है। 2013 की आपदा के बाद लगातार केदार धाम सियासी अखाड़ा बना हुआ है। प्रदेश और देश की राजनीति के दिग्गज अपने तरीके से केदारनाथ के नाम जपकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं, और अब पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार के दावों की हकीकत परखने के लिए पैदल केदारनाथ यात्रा पर हैं। कांग्रेस ने केदारनाथ के लेजर शो से लेकर वहां चल रहे पुनर्निर्माण के कामों पर सवाल उठाकर सरकार को कई बार घेरने की कोशिश जरूर की है। हूं मैं केंद्र की सरकार को भी, राज्य की सरकार को भी, दोनों को, कि वो एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि केदारनाथ जी की आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, किसने कौन सा काम किया, कब स्वीकृत हुए, मंदाकिनी और सरस्वती का घाट कब स्वीकृत हुआ, कब उसका शिलान्यास सबसे पहले हुआ, मंदिर के सुरक्षा के लिए जो 3 टायर दीवार बनाई जा रही है उसका कब शिलान्यास हुआ, कब स्वीकृत हुआ, वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का जो कार्य है वो कब स्वीकृत हुआ, कब वहाँ पर शुरू हुआ। नाथ भगवान जी, भगवान भोले किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। वो सभी संसार में रहने वाले सभी हिंदू धर्म के लोगों के आराध्य हैं, और वो हम सबके लिए एक शक्ति का पीठ है। भगवान केदार के विकास के लिए, वहाँ के पुनर्स्थापना के लिए, वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए, नई केदारपुरी बसाने के लिए सरकार ने जिम्मेदारी के साथ काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लगातार उन कामों का जायजा लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार 3-3 महीने में, 2-2 महीने में, 15 दिन में उसकी समीक्षा भी करी है, और काम ने तेजी से रफ्तार भी पकड़ा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पयाल ने आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। योगी की बहन शशि पयाल ने नीलकंठ क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के बारे में जानकारी ली और सीएम से वहां दौरा करने की अपील की है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार के स्तर से हर संभव मदद की जाएगी। वहाँ योगी जी से मिले, आज यहाँ अपने मुख्यमंत्री जी से भी मिल लेंगे। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, कुछ विकास के बारे में या और क्षेत्र के बारे में? नहीं, हम सोच रहे थे कि नीलकंठ में अगर एक बार आ जाएंगे तो थोड़ा उधर का भी विकास हो जाएगा, तो वहाँ एक पार्किंग के लिए दिया उन्होंने।